हूँ। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नहीं और हेलो, मैं उर्मिला अग्रवाल, पश्चिम बंगाल, हावड़ा। सब कुटुंबकम को नमस्कार। सखियों को, प्रतिभागियों को, सबको मेरा आभार और नमस्कार। आज तो वसुधैव कुटुंबकम के मंच पर वसुधैव कुटुंबकम का मंच हमारे वरदान है, जहाँ हम अपनी अभिव्यक्ति, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और अपने विचारों का साझा करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम और उर्मिला जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, क्यों? प्लीज सारे लोग म्यूट कर लीजिए, जब उर्मिला जी बोले तो सारे म्यूट कर लीजिए। और इंदु सक्सेना, आप ओपन कीजिए माइक, ये अपना कैमरा ओपन कीजिए। इंदु सक्सेना, कैमरा ओपन कीजिए। उर्मिला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मंजू जी मेरा एकदम ठीक दिखा रहा है। इसमें जो है एकदम थोड़ा सामने आके बोलो तो थोड़ा कुछ अभी बोलो, लंबा लाइन बोलो, देख रही हूँ, टेस्टिंग कर रही हूँ। हेलो हेलो हाँ ठीक है, ऐसे सामने आके बोलना, ठीक है? रेडी, बोलो, शुरू करो। नमस्कार, मैं उर्मिला अग्रवाल, पश्चिम बंगाल, हावड़ा से। सर्वप्रथम मंच को नमन, सभी सखियों को, प्रतिभागी सखियों को और श्रोताओं को मेरा आभार और नमस्कार। आज हम वसुधैव कुटुंबकम के मंच पर एकत्र हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे लिए एक वरदान है, जहां हम अपनी अभिव्यक्ति को साझा करते हैं और हमें अपनी अभिव्यक्ति को साझा करने के लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छा मंच मिला हुआ है। मंजू भारद्वाज जी जो हमारी फाउंडर हैं, उनके संरक्षण में यह मंच निरंतर उन्नति कर रहा है और दृढ़ता को प्राप्त कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंच पर विभिन्न प्रकार के आयाम है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन और प्रदर्शन होता है। कवि सम्मेलन, चौपाल, आध्यात्म और वीरांगनाओं पर अभी एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसका एक एपिसोड सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, बाकी आगे का कार्यक्रम है। विभिन्न त्योहारों पर कार्यक्रम होते रहते हैं उनके अनुसार, और इस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम सफलता की सीढ़ी निरंतर चढ़ रहा है। और ये हम लोगों को, हम जैसी महिलाओं को इसने बहुत अच्छा और सुंदर मंच दिया है। इसके लिए हम सभी मंजू भारद्वाज जी के बहुत आभारी हैं। आज का हम लोग चौपाल के कार्यक्रम पर एकत्र हुए हैं। आज चौपाल के कार्यक्रम का संपादन का संचालन का कार्यक्रम रागनी प्रसाद जी के हाथ में है, और रागनी प्रसाद जी इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी। 1 मिनट और मैं मंजू भारद्वाज जी के स्थान पर हूँ। मंजू भारद्वाज जी आज अस्वस्थ हैं, इस कारण यह कार्यभार मेरे ऊपर है, और मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि मैं कार्य को अच्छे से करूँ और आप सबका सहयोग चाहिए। अब मैं संचालन का कार्यभार रागनी जी को देती हूँ। रागनी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद उर्मिला जी। और आपने तो धन्यवाद उर्मिला जी। उर्मिला अग्रवाल जी ने गरिमामय मंच का बहुत सुंदर परिचय कराया और आगे का कार्यभार मुझे संभाला। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरा नाम रागनी प्रसाद है, मैं मुंबई से हूँ। मैं भी एक साहित्यकार हूँ, गृहिणी होते हुए साहित्यकार हूँ। तो हर चौपाल की तरह इस बार भी चौपाल में हम सब समसामयिक विचारणीय विषय की चर्चा करने एकत्रित होते हैं, और इस बार भी हुए हैं। सभी प्रतिभागी सखियों का अभिवादन। आज देश का मेन मुद्दा क्या है? आज देश का दर्द बन गया शिक्षा विभाग। आज देश का दर्द बन गया शिक्षा विभाग। स्कूल की फीस के नाम पर जो लूट हो रहे हैं, इसके बावजूद भी बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? पिछले कुछ सालों से ऐसी घटनाएं लगातार घटती जा रही है, संख्या घटनाओं की बढ़ती जा रही है। ऐसा इंजीनियरिंग एवं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी फेल होने पर होता है। 2021 में 13,000 छात्रों की मौत आत्महत्या से हुई 2021 में। और भी बहुत सूची है जो कि हम समय अभाव के चलते इतना डिटेल नहीं बता सकते। देश के बड़े प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं में भी आत्महत्याएं की घटनाएं होने लगी है।
IIT हो, जो आखिर ऐसा क्यों होने लगा? आज विकास की राहों पर चलते चलते हम अपनी जान से बच्चे क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या बात है, क्या कारण है? इसी विषय पर चर्चा करने अथवा जानकारी लेने के लिए सबसे पहले मैं नीलम महाजन जी को, जो भिवानी हरियाणा से हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और अनेक काव्य संग्रह इनकी प्रकाशित हो चुकी है, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगी। और उनके लिए यही है कि नीलम जी, इस चौपाल में गहमा गहमी विषय आज माता पिता बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। आज माता पिता बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। प्रदेश में प्राइवेट स्कूल अथवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे फीस के बोझ तले क्रेडिट कार्ड से पालक फीस भर रहे हैं, पर सरकारी शिक्षा विभाग तमाशा भी नौकर। नीलम जी। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारी शिक्षा प्रणाली की कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में टीचर्स की वैकेंसी खाली रहती हैं। गांव में जो स्कूल्स हैं उसमें वैकेंसी खाली रहती हैं, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर्स कम हैं, क्लासेस नहीं लगती हैं। कहीं ना कहीं टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, जो लगती हैं वो भी पूरी नहीं लगती। तो इस परेशानी से बचने के लिए सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएं, और प्राइवेट स्कूल्स में जो ढांचा है इनका वो इतना अलग है कि जितनी फीस बढ़ती जाए उतना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाते हैं, अपना दिखाने का स्टैंडर्ड उनका बढ़ता जाता है। जबकि ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट छोटे स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती, पर एक स्टैंडर्ड हमने अपना बना लिया है कि हमने इस स्कूल में बच्चे को डालना है, भले हमारे पास पैसे कम हो, भले ही वो कहीं से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, बाद में चुकाते रहें। हर पेरेंट्स की इच्छा बनी हुई है कि बच्चे को अच्छे और महंगे स्कूल में डालने की। जो कुछ ठीक बात नहीं है कि जरूरी नहीं कि जो महंगा स्कूल है वही बहुत अच्छा होगा, परंतु प्राइवेट ढांचा जो है हमारा, कुछ उसमें कमियां भी दिखाई देती हैं। उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको डिसिप्लिन दिखाई देगा, आपकी क्लासेस रेगुलर लगेंगी, और उसमें माइनस पॉइंट भी जबरदस्त है। जितनी वो फीस लेते हैं, फैसिलिटीज देखने को देते हैं, वो टीचर्स उतने अच्छे नहीं रखते। अगर अच्छे टीचर्स रखते भी हैं तो उनको सैलरी नहीं देते ज्यादा। मान लिया एक को 50,000 सैलरी दे रहे हैं वो, और 50 ऑन पेपर्स होती है, वो टीचर 50 निकाल के 30 अपने पास रख के 20 मैनेजमेंट को देता है। ये बड़ी कॉमन सी है। मतलब ये तथ्य बिल्कुल मैं वो बात करती हूँ जो मैंने पर्सनली देखे हुए हैं। ऐसे ऐसी वो करते हैं, और हम अभिभावक जो हैं वो स्टैंडर्ड के चक्कर में अपने आप को, जी हमने बच्चा स्कूल में डाल रखा है। आप ये देखो दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में 1-1 लाख रुपया महीना स्कूल के फीस भी है। इतनी फीस कहने को होती है, बिल्कुल। और गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर सुधार किया जाए तो ये नौबत ना आए कि कोई गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डाले ही ना। आज मैं ये देखती हूँ कि चाहे क्लास 4 के बच्चे हैं वो भी प्राइवेट में डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी में तो पढ़ाई होती नहीं। एक मैसेज बहुत गलत जा चुका है। दूसरा, गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह से इसके लिए फेलियर है गवर्नमेंट का, ये कि स्कूल्स की दशा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज भी आपको गांव में स्कूल मिल जाएंगे जहां बैठने को बच्चों के लिए कुर्सियां नहीं है, नीचे टाट पे बैठते हैं। गांव में क्या, शहरों में भी छोटे स्कूल हमने देखे हैं। मैं रोटरी क्लब से जुड़ी हुई हूँ, हम स्कूल्स में जाते हैं समय समय पर कुछ ना कुछ डोनेट करने, तो हम उनकी हालत देखते हैं। तो मैं तो सारी उम्र मैंने टीचिंग में बिताई है, मैं कॉलेज में रही हूँ, तो हम जब देखते हैं उनकी हालत तो रोना सा आता है कि ये हालत है हमारे देश की, जिसमें शिक्षा के नाम पर खर्च इतना कम किया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल पनप ही नहीं रहे। सेकेंडली, ढील इतनी दी गई है गवर्नमेंट स्कूल्स में, एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो मिल गई। आपको मैं टीचर्स कहते दिखा सकती हूँ
जो ये कहते हैं कि हम तो जाते हैं, खा पी के लस्सी पी के आ जाते हैं, गाँव में तो ऐसे ही होता है, गप्पे मार के आ जाते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल्स में ये चीज नहीं है। पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं, बच्चा आपका जा रहा है स्कूल में, काम करके आ रहा है, परंतु उसके लिए वो कितना पे करते हैं, फिर उनसे संभाला नहीं जाता उस स्कूल का स्टैंडर्ड, फिर वो ट्यूशन पे बच्चों को भेजते हैं, करवा नहीं सकते। तो प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस बहुत भारी होती है। और प्राइवेट स्कूल में जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया या हरियाणा गवर्नमेंट में भी मैंने देखा है कि जो प्राइवेट अच्छे स्कूल्स हैं उसमें कुछ सीट्स फिक्स करी गई हैं जो गरीब बच्चों को भी देंगे। वो और भी बुरी हालत, एक इतने महंगे स्कूल में अमीर बच्चों के बीच में जब एक गरीब बच्चा जाता है, वो बिल्कुल पनप नहीं पाता, वो अपने आप को हर जगह पिछड़ा हुआ ही पाता है। ये बहुत बड़ी कमी लगी। इससे अच्छा सीट मत दो, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को सुधारो ना, प्राइवेट में क्यों उनको डालते हो कि अच्छे स्कूल में भी तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, और वो बच्चा सारी उम्र डिप्रेशन में ही जाएगा जब सबसे पीछे रहेगा। बहुत कम बच्चे होते हैं, देखो बच्चों की उम्र ऐसी होती है, वो नकल करना चाहते हैं, कौन कैसे खा पी रहा है, कौन कैसे उठ बैठ रहा है, कैसे कपड़े पहन के आ रहा है, भले यूनिफॉर्म क्यों ना हो, यूनिफॉर्म का भी स्टैंडर्ड होता है जी एक गरीब बच्चे का और बड़े बच्चे का। तो ये चीजें जो देखने को मिलती हैं, इसके लिए मैं तो गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ। ना कोई चेक है कितनी फीस लगाई जाएगी, फीस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मैंने उस स्कूल में पढ़ाना है, मैंने उस स्कूल में पढ़ाना है, बताते हुए भी शान समझते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। और गवर्नमेंट जब तक अपने स्कूल का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएगी, अगर हम लोग ऑलमोस्ट कई लोग हम सेम एज के हैं, मैं देखती हूँ कि हमारे टाइम में गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टैंडर्ड था वो प्राइवेट से कम नहीं होता था। ये माना जाता था कि गवर्नमेंट में टीचर अच्छे आते हैं, नीलम जी आपने डिसिप्लिन पूरा था। जी आपने बहुत पॉइंट्स जी नीलम जी, आपका बहुत अच्छा सुझाव रहा। तो मैं इस बारे में यही कहूंगी कि प्राइवेट स्कूल अथवा कॉलेज पर सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए यथाशीघ्र यथाशीघ्र। एक उदाहरण अकेले जयपुर में है, 50 से अधिक प्राइवेट कॉलेजों में फर्जीवाड़े की जो शिकायत आई है, उच्च स्तर पर मिली भगत का खेल उजागर करती है। शिकायत मिलने पर जांच के काम में लीपापोती हो जाती है। जी उर्मिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? कह दिए हम भी, नीलम जी ने रखे जितने तो रखे एकदम 100%। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूलों की पोजीशन देखी है, स्कूल की पोजीशन हमने भी देखी, बहुत खराब। बहुत अब ज्यादा हालत बुरी हो रही है क्योंकि अच्छे बच्चे जाते ही नहीं गवर्नमेंट स्कूल में, लोग भी वो गवर्नमेंट बिलो स्टैंडर्ड माना जाता है। लोग भी गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं। अच्छी थी प्राइवेट स्कूल कम थी, पर अब तो पैसे से सारा काम हो रहा है। आवाज साफ नहीं आ रही है, कट रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है। आ रही नहीं आती। और सेकंड पॉइंट में और कहना चाहूंगी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इसमें अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो टीचर्स रखने लग गए, वो ऐसे ही आस पड़ोस के ही रख लेते हैं, जी नीलम जी, कैपेबिलिटी इतनी नहीं देखते, फिर इसके सिर्फ आगे क्वालिफिकेशन देखते हैं उनकी। आगे चर्चा करेंगे। तो आगे मैं प्रतिभा प्रसाद कुमकुम जी हमारी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अनेकों पुस्तकों का प्रकाशन अपने गृहस्थी के साथ किया। इन्होंने सम्मानों की फहरिस्त इनके पास, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। तो हाँ जी प्रतिभा प्रसाद जी, आज जो विषय पर विचार चल रहा है उस पर आपसे एक राय जानना चाहते हैं। बच्चों के आत्महत्या के लिए या इस आपदा के लिए कौन दोषी है? माता पिता, शिक्षण संस्थान, पारिवारिक वातावरण? बताइए क्या कौन दोषी है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। म्यूट है, आप म्यूट करिए। हाँ नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आवाज आ रही है? आवाज है। सबों को मेरा नमन वंदन है। और हम लोग बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी 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 हमारे देश में या किसी भी देश में, पूरी दुनिया में बच्चे जो है वही भविष्य निधि हैं। अगर बच्चों का करियर नहीं ठीक हुआ, उनके संस्कार अच्छे नहीं हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हुई, तो जब वो बड़े होके अपने परिवार, देश, राष्ट्र सबकी सेवा कर पाए, उसके पहले ही वो आत्महत्या कर लें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। और आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कि दोषी कौन है।
सबसे पहली गुरु माँ होती है और घर होता है। हम अपने बच्चे को एक तो शिक्षा शुरू करने की उम्र सीमा कम करना सबसे बड़ा दोष है। पहले 5 साल के बच्चे को स्कूल में भेजा जाता था, विदेशों में था एकदम छोटे बच्चे को भेजना, कारण है कि वहां आबादी बहुत कम थी। तो एक बच्चा अगर घर में है तो किसके साथ बोलेगा, किसके साथ खेलेगा, इसलिए क्रेश था। और क्रेश के बाद फिर ऐसा स्कूल था जहाँ 10 बच्चे मिलते थे और उनका समाजीकरण होता था। हमारे घर में बच्चों का समाजीकरण घर ही में हो जाता है। तो ये दो संस्कारों का समन्वय करने से के कारण ये हुआ कि बहुत से माँ बाप बहुत दिग्भ्रमित हो गए और बहुत सही तरीके से अपने बच्चे को संस्कार, शिक्षा, बुद्धि, अपने आप को संभालने का चिंतन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। हमारे घर में पहले नानी दादियां होती थी, कहानियां सुनाती थी और उस कहानी के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल निकालने का खुद ही उनको लेसन दे दिया जाता था। 5 साल होते होते स्कूल जाते थे, कुछ भी हो गया, मारपीट हो गया टीचर से, बच्चों से, कंप्लेन आया, माँ बाप जाते थे, बच्चा आके कंप्लेन किया, माँ बाप बोलते थे ये झगड़ा तुम्हारा है, सुलझाओगे भी तुम ही, और सुलझाना है तो मारा पीटी भी नहीं करना है, बड़ों का अपमान भी नहीं करना है और समस्या का सलूशन भी ढूंढना है। बताओ कैसे करोगे? अब बच्चा अपना पूरा दिमाग लगाता था, अपना 4 क्वेश्चन देता था, माँ बाप सुनती थी, फिर वो माँ बताती थी कि नहीं, अगर तुमको लगता है कि वो ज्यादा खतरनाक है तो पहले टीचर से बात करो, टीचर उस बच्चे से बात करेंगी, और नहीं तो तुम प्यार से दोस्त बन जाओ और उसको समझा कि तुम्हारी गलती क्या, हमारी कौन सी ऐसी बात है जो तुमको ठेस पहुंचा रही है। तुम झुकोगे तो सामने वाला भी झुक जाएगा। ये सारी परंपराएं हमारी नई शिक्षा नीति ने धो दी। ये सबसे बड़ा कारण है आत्महत्या की ओर जाने का। दिखावा इतना बढ़ गया, अब कोई अपने साथ स्टील का टिफिन डब्बा लेके आ रहा है और उसमें पिज्जा लेके आ रहा है, हम अपने बच्चे को रोटी दे रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहा है। ये नीचा दिखाने वाला जो संस्कार है ना, यहीं से घर्षण शुरू होता है और संघर्ष तक पहुंचता है। एक मैं आपको छोटी सी घटना बता रही हूँ। एक बच्चे के माँ के पास एक स्लिप उनके स्कूल से आया, आप आके, प्रिंसिपल ने भेजा कि आप आके मिलिए। वो दौड़ी दौड़ी गई और बच्चे के फादर नहीं थे, माँ अकेली थी, सिंगल मदर थी। तो प्रिंसिपल ने उनको एक चिट दिया कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ने के योग्य नहीं है, अगर मैं सबके सामने कह दूं तो बहुत ह्यूमिलिएट होगा, इसलिए आप कैसे हैंडल कीजिएगा, आप अपने बच्चे को इस स्कूल से नाम कटवा के ले जाइए। उसकी माँ एकदम हतप्रभ हो गई, बहुत रोना रोना मन हो गया, क्योंकि उसके पास बहुत हैसियत भी नहीं थी कि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और उसने चिट लेके अपने पर्स में डाल लिया और अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। तो उसके बच्चे ने पूछा कि माँ, प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तो रास्ता भर सोचती आई, बोली कि प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि तुम्हारा बच्चा इतना ब्रिलियंट है, इतना तेज है कि उन बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकता है, तो तुम्हारी तेजस्विता को तुम्हारी माँ ही समझ सकती है, तो मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी तब तक जब तक तुम सामान्य बालक की तरह व्यवहार न करने लगो। ठीक अपोजिट बात, टीचर ने कहा कि आपका बच्चा बुद्धू है, जनरल के साथ नहीं पढ़ सकता है। माँ ने कहा कि प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो और तुम सामान्य बच्चों के साथ तुम्हारी बुद्धि कुंद हो जाएगी, तो तुमको अलग से पढ़ के वहां तक पहुंचना होगा और उनको प्यार देना होगा, तब तुम उनके साथ पढ़ सकते हो। और उसने अपने बच्चे पर बहुत मेहनत करी, हमेशा खाना बनाए तो साथ में बैठाए, सब पढ़ाए, एक एक टिप्स दे, एक एक चीज समझाए, करते करते जब वो थोड़ा सामान्य हो गया तब दूसरे स्कूल में नाम लिखा दिया। वो बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर बना। तो एक दिन वो अपनी माँ का पर्स खोला, उसके मन में हमेशा था कि जब मैं इतना ब्रिलियंट थे, मेरी माँ हमको 3 साल 4 साल तक घर में क्यों पढ़ाई। तो उसने जब सामान निकालने की, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, तो बोली कि तुम मेरे पर्स से मेरा दवाई निकाल के दो। तो उसमें 3 खाना था, तो एक चेन खुला तो उसमें वो चीट मिला स्कूल का, वैसे ही मुड़ा रखा था। बच्चे को याद आया, खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत बेवकूफ है, बुद्धू है और सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, इसलिए आप इसको अपने स्कूल में पढ़ाइए। बहुत अच्छा जवाब चिट को पढ़ने के बाद वो इतना रोया कि पूछिए मत। तो ऐसी शिक्षा अगर हम लोग दें तो आत्महत्या अपने आप रुक जाएगा। जी सही सही। प्रतिभा जी ने, हाँ, प्रतिभा जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली। और प्रतिभा जी हमारी बहुत सीनियर है, हम सबसे सीनियर है और बहुत विदुषी हैं, तो प्रतिभा जी का तो हम बहुत सम्मान रखते हैं। उन्होंने बहुत पॉइंट को पकड़ा है कि इसमें माता पिता का क्या कर्तव्य है।
आगे रागिनी जी। मैं तो यही कहूंगी कि इस आपदा में सभी थोड़े बहुत संलग्न हैं। हाँ, सभी जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है। और नहीं, शिक्षा जिम्मेदार सभी है, लेकिन सभी जिम्मेदार है। पहली पहला पाठशाला माँ माता। होती। हाँ, घर करेक्ट, होता एकदम है, 100%। उसके इस बाद बात को सब है, मैं भी धीरे धीरे सब है, मानती लेकिन हूँ। पहली करेक्ट। पाठशाला माँ है। सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन है, शिक्षा पर कोविड महामारी का असर पड़ा है। शिक्षण संस्थाएं पहले भी ड्रॉप आउट होते थे, लेकिन हाल के वर्षों में सुधार दिखा भी, पर कोरोना ने फिर स्थिति बिगाड़ दी। स्कूल बहुत मुश्किल से बच्चे जा रहे हैं, इस बच्चों की आदत हो गई है। इसमें हम चाहे तो इसके लिए स्कूल प्रबंधक या सरकार की शिक्षा नीति को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि स्कूली शिक्षा की ओर कैसे अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है। धन्यवाद तिवा जी। तो मैं आमंत्रित करूंगी इंदु सक्सेना जी को, जो एक साहित्यकार है, जो इस चर्चा को बढ़ाते हुए आपसे एक सवाल हम करते हैं। इंदु सक्सेना जी बताइए। इंदु सक्सेना अपना कैमरा थोड़ा ठीक कर लीजिए, पूरा फेस नहीं आ रहा है। हाँ, आप ठीक। क्या हम आवश्यकता, ये भी बहुत विदुषी है, बहुत बड़ी साहित्यकार है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, हम बहुत बड़े हैं। हमें से ही कोई 50 वर्ष के बाद महादेवी बन सकता है, सुभद्रा कुमारी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो इस चर्चा को बढ़ाते हुए आपस में आपसे एक सवाल करती हूँ। क्या हम आवश्यकता से अधिक संरक्षण बच्चों को दे रहे हैं, या यूं कहे कि आज हम माता पिता बच्चों के अनुसार ही चल रहे हैं? एक मिनट। और या अंकुश का भाव है, या नैतिक शिक्षा का भाव है? अंकुश यानी कि किसी से बंधन का भाव है, या नैतिक शिक्षा का भाव है? जी, तो आप इस बात सबसे पहले वसुधैव कुटुंब का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो एक ऐसा मंच है जो हमारी साहित्यिक बहनों को कुछ कहने को प्रेरणा देता है, और इस मंच के साथ जुड़कर मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और इसके लिए मंजू भारद्वाज जी के लिए बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और आप सभी लोग को भी मैं धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। और मैं अपने विचार इस संदर्भ में ये व्यक्त करना चाह रही हूँ कि सबसे पहली बात जो है, हम लोग आज के जमाने में बच्चों की जो नैतिक भूमिका में माता पिता का तो सब हाथ रहता है। आज के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को एक दो बच्चे केवल होते हैं, तो उस वजह से वो इतना लाड़ प्यार सारा अपना उस पर इतना निछावर कर देते हैं कि मतलब और कुछ सोचते कि सब कुछ मेरे बच्चों को मिल जाए और दुनिया से ऊपर हो जाए, मेरा बच्चा दुनिया से ऊपर चले। और इसलिए वो ये नहीं देखते कि आसपास क्या हो रहा है, मेरे बच्चे का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब वो सब कुछ दे देने के चक्कर में कहीं मॉल भी घुमाने ले जाते हैं, कहीं पिक्चर भी दिखाते हैं, मतलब वो, और कभी छोटा रोटी तो खिलाना चाहते नहीं है, पिज्जा बर्गर के नीचे बात नहीं करते कि मेरा बच्चा अपने आप को हाई फाई महसूस करे। कि बच्चे में भी भावना आती जा रही है कि मैं बहुत हाई फाई हूँ, मैं बहुत सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। इसलिए बच्चों को वो अपने से नीचा में दिखाना चाहता है, अपने को ऊपर से। ये जो स्थिति आ रही है, इसमें पेरेंट्स भी थोड़े जिम्मेदार हैं, और मैं सोचती हूँ कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि आज पेरेंट्स की मानसिकता ये हो गई है कि बच्चे सबसे घुले मिले नहीं, मेरा बच्चा स्पेशल दिखे, स्पेशल हो। हाँ, सबसे अलग ये बीमारी है। ये बीमारी सब हर पेरेंट्स के दिमाग में कीड़ा घुस गया। ये बीमारी माओ को जरा ज्यादा है। मेरे पिता को भी है, मैंने पिताओं को भी देखा है। हाँ, बस हाँ। और वो मिट्टी में बच्चा खेलने गया सामूहिक रूप से, अरे बच्चा मिट्टी में गंदा हो गया, झाड़ो कपड़े झाड़ो उसके, कैसे गंदा होके आ गया, उसको खेलने का मजा ही नहीं लेने देते। वो मतलब इतने एरिया में खेले, उसी में सिमट के रह जाए, अब वो दुनियादारी नहीं जान पाता। उसमें ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है कि मैं ही सब कुछ, और मैं जो हूँ वो सफाई और ये वो जरूरत से ज्यादा हर चीज दिखाने के चक्कर में जो मॉरल वैल्यूज हैं वो छूटती जा रही हैं, जो बच्चों को सीखनी चाहिए।
वो नहीं सीख पा रहा बच्चा, समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे हमें अपने सहजता और न्याय कैसे होता है, या किसी बच्चे संग कैसे शेयरिंग होती है, या किसी बच्चे से किसी को चोट कैसे परोपकार भावना जगती है। अरे उसको चोट लगी तो वो देख के चला आएगा, गिर गया तो गिर गया। पहले था लपक के सब बच्चे उठाते थे, हैं कि तुम्हें किससे चोट लगी, आज नहीं उठाएगा। उसको चोट लग गई तो प्रिंसिपल से या टीचर से कुछ कह, इशारे से बहुत बड़ी बात है कह दे कि हाँ उसको चोट लग गई है, क्योंकि उसमें ये भावना ही उत्पन्न नहीं हुई है कि उसमें भावना उत्पन्न नहीं होती कि मैं कैसे दूसरों की सहायता करूं, दूसरों पर परोपकार करूं। जी इंद्र जी, बहुत अच्छी चर्चा रही हाँ आपकी। बहुत, हाँ इंदु बहुत जी अच्छी बहुत चर्चा अच्छी, रही। बहुत तो जी सही है। आजकल नैतिक शिक्षा ना के बराबर है इंद्र जी। ना नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस पढ़ाई नहीं जाती हमारे समय में, हमने जी, मॉरल देखिए नैतिक शिक्षा जो है वो किताब से तो मिलती ही है, पर उससे ज्यादा व्यवहार में मिलती है। जी किताबें वो नहीं सिखाती जो व्यवहार सिखाता है। जी। तो तो बहुत आज का नैतिक शिक्षा ना के बराबर है, जो कि घर से शुरू होती है। हर चीज के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, हर चीज के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है। माता पिता अच्छी परवरिश दे सकते हैं और अत्यधिक लाड प्यार देकर गुमराह कर रहे अपने बच्चों को। जी ये बात तो है जी। और स्कूल में भी नैतिक शिक्षा नाम की कोई पार्टी नहीं पढ़ाया जाता। नहीं। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उर्मिला अग्रवाल जी को निमंत्रण दे रही हूँ, निमंत्रित कर रही हूँ, जो एक गृहिणी है, कलकत्ता से हैं और साहित्य सेवा में कोलकाता से हैं। आज इस मंच की कार्यान्वित योजना हम दोनों ने बनाया है। जी धन्यवाद उर्मिला जी। नमस्कार। हाँ आपका प्रश्न तो आपने हाँ तो उसके बाद आपको प्रश्न हाँ। तो अब चलिए चौपाल को आगे बढ़ाते हैं। तो एक प्रश्न यही है, आजकल विद्यालयों, संस्थानों, सरकार और सामाजिक संस्थाओं में भी छात्रों के काउंसलिंग व्यवस्था है, पर वे काफी नहीं है। गलाकट स्पर्धा तथा माँ बाप और शिक्षकों के ज्यादा दबाव ने भी छात्रों के सामने मुसीबत पैदा करती है। ठीक है उर्मिला जी? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका जो है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट पर है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सब जगह काउंसलिंग भी है, बहुत सुविधाएं हैं, पर इसके बावजूद भी बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है। और इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। कोटा राजस्थान जो इसकी फैक्ट्री है डॉक्टर और इंजीनियर्स की, जहाँ पे कोचिंग चल रही है, वहाँ कम से कम एक कोचिंग सेंटर की फीस 2 लाख रुपया साल का। 2 लाख बच्चे एक साल में आते हैं। करीब 150 वहां पर कोचिंग सेंटर है, छोटे बड़े लगभग मिला के। और वहां हर साल 15 से 16-17 मतलब आत्महत्या बच्चे कर रहे हैं। ये जी न्यूज की रिपोर्ट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कोटा में 3 महीने रही हूँ अपने बेटे के साथ। मेरा बेटा उस समय वहां से उसने 1 साल की कोचिंग की थी। कोटा क्या है कि बच्चों को तैयारी कराता है, प्रिपरेशन कराता है। वहां हाई स्कूल करके ज्यादातर बच्चे आते हैं, जो 16-17 साल के बच्चे होते हैं। 16-17 साल के बच्चों की क्या अकल, पर माँ बाप केवल अच्छे कैरियर के लिए उनको वहां भेजते हैं। अपनी आमदनी का एक अच्छा खासा रकम वहां खर्च करते हैं। पर मैंने देखा वहां पर बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत है। एक तो प्रेशर क्या है कि पढ़ाई का, टीचिंग जो स्टडी आवर्स है सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, शाम को फिर 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बच्चा जो है इतना, मैंने देखा वहां बच्चे खाना नहीं खाते, सुबह से 12 बजे तक अगर घर में है तो पढ़ते रहते हैं। कोई माँ ध्यान देने वहां पे है नहीं जो ध्यान देगी। पैसा भी अच्छा जाता है। अच्छा, ये तो टीचिंग आवर्स। और उसके बाद जो है हर हफ्ते टेस्ट होता है। टेस्ट में उनके रिजल्ट खराब हो गए, मैंने बच्चों को बात करते देखा है। अगर उनका सवाल गलत हो गया तो उनके चेहरे पे जो मायूसी रहती है, उसे डर लगता है देखकर कि बच्चा क्या करेगा। उसके ऊपर माँ बाप का प्रेशर, माँ बाप का इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो बच्चे की क्षमता नहीं देखते। अरे आपका बच्चा आईआईटी के लायक नहीं है तो क्या हुआ, सब बच्चे थोड़ी आईआईटीएन बनते हैं। और भी बहुत सारे रास्ते हैं वहां पे, पर नहीं। जब बच्चा कहता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पेरेंट्स कहते हैं नहीं आप वहीं रहो, करो, मैं पैसा भेज रहा हूँ, आने की जरूरत नहीं। बच्चा क्या करे? उसकी क्षमता से ज्यादा हम उससे
आशा रखते हैं। एक मुझे इंदौर की लेडी मिली जो खुद MSc थी, उनका बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, वो बीमार हो गया। उसकी माँ आई, बोली मैं बच्चे को ले जा रही हूँ, कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बनेगा, और भी बहुत रास्ते। मुझे उस माँ की अभी तक याद है, वो अपने बच्चे को ले गई। पर सब ऐसा नहीं करते हैं, वही बच्चा रहता है, वही पढ़ता है। जब वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और उसके अलावा उनके पास अपने भविष्य का भी फ्रस्ट्रेशन है कि उनको 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, जो उनके दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया गया है। उनको जब वो पास नहीं कर पाते हैं, नंबर कम आते हैं, तो वो भी डिस्ट्रॉय होता है। इतने ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, मेस से खाना खाते हैं, खर्च बहुत लंबा आता है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, कोई ध्यान दे। 17 साल का बच्चा अपना क्या ख्याल रखेगा? हम लोग 17 साल के बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं घर में। ये सब बहुत सारी बातें हैं जिससे बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, और फिर जब वो हर तरफ से हार जाता है, वो अपने विचारों को कहीं शेयर नहीं कर पाता। अपनी कठिनाई को शेयर किससे शेयर करता है? उसी से जो उसी के जैसा है। वो क्या उसको सलाह देगा? सब फ्रस्ट्रेट। तो जब इसमें जो एकदम जो झेल नहीं पाता, क्योंकि आजकल बच्चों की झेलने की क्षमता भी कम है, झेल नहीं पाता, तो वो इस तरीके के ऊट-पटांग कदम भी उठा लेते हैं। बच्चों पर एक तो अंकुश भी नहीं है, बहुत बच्चों पर अंकुश भी नहीं है। जिन बच्चों पर, अच्छा, वहां पर जो कोटा में बच्चे आते हैं, वहाँ 50% बच्चे फाका मस्ती वाले होते हैं। फाका मस्ती वाले बच्चे कभी आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या हमेशा सिंसियर बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, स्कूल का, माता पिता का, पढ़ाई का, कोर्स का, फ्यूचर का, सारे दबाव उनकी जान ले रहे हैं। अब हमारे पास सामने प्रश्न आता है, 1 मिनट आपको और लूंगी, कि इनका समाधान क्या है। सबसे पहले इसमें कर्तव्य आता है माता पिता का, माता का ज्यादा, परिवार का ज्यादा, कि आप सबसे पहले बच्चे की क्षमता को देखिए कि बच्चा हमारा ये करने लायक है या नहीं। नहीं करने लायक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। उसको घर का वातावरण चाहिए, उसकी देखरेख होनी चाहिए, अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर कर सके, अपनी कमियों को बता पाए। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है बच्चे आत्महत्या की तरफ रुख कम करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जी। इसलिए पारिवारिक सौहार्द और घर का जो काउंसलिंग है वो ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है, बनिस्बत प्रोफेशनल। जी जी बस, जी, नमस्कार। जी, हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत सुंदर आप धन्यवाद। शिक्षा दें। तो विभिन्न करियर क्षेत्र को लेकर तरह तरह के प्रश्न विद्यार्थी के मन में उठते रहते हैं, जिसे काउंसलिंग अथवा परामर्श द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, पर इससे भी हर जगह सफलता नहीं मिलती। और आजकल तो हर पालक के स्वप्न हो गए हैं, आजकल तो हर पालक के स्वप्न हो गए हैं कि मेरा बच्चा 99% मार्क्स लाए। स्पर्धा भी बहुत मायने रखता है बच्चों के आत्महत्या में। इतना ना कंपटीशन हो गया कि आत्महत्या आसान बात हो गई है। तो मैं से जी अब आरती श्रीवास्तव विपुल जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो साहित्य में रुचि रखती है, सुचारू रूप से संलग्न है। और तो आरती जी, अब हम सारा उम्मीद शिक्षक से ही लगा। आरती जी, हम सारा उम्मीद शिक्षक से क्यों लगाते हैं? यदि सरकार शिक्षा गुणवत्ता में सुधार चाहती है, यदि सरकार उच्च शिक्षा गुणवत्ता में सुधार चाहती है, तो उसे नियम कायदों को कठोर करना पड़ेगा। आज कितना सहमत है? सब कुछ शिक्षक तो नहीं करेगा, सरकार की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जी 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 कितना सहमत है? जी जी रजनी जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। हम लोग शिक्षक से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जी क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे स्कूल में 8 घंटा रहते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं रहते हैं, अधिकतर समय हमारे साथ ही रहते हैं। तो परिवार, सबसे पहले हम परिवार हैं, हमको ध्यान देना है कि हमारे बच्चे मोरल में एकदम सही रहे, नैतिकता उनमें आगे रहे, अच्छा से रहे। क्योंकि पहले जो था वो संयुक्त परिवार होता था, तो संयुक्त परिवार में बच्चे सब कुछ सीख लेते थे, अपने आप सीख लेते थे। लेकिन आजकल हो गया एकल परिवार। उसमें क्या है, मम्मी पापा दोनों जॉब में जा रहे हैं, दोनों बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, तो भारी भरकम फीस तो दे देते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो समय और उनके मन में उठने वाले मासूम सवाल वो सही से जवाब नहीं देते हैं, उसे डांट के चुप करा देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन का जवाब टीचर ही दे, सारी जिम्मेदारी टीचर पर है, जो सही नहीं है। हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को सही सलाह दें और उसे
पहले बताएं कि घर परिवार में कैसे रहा जाता है और आगे चल के कैसे रहना है। व्यवहारिक जीवन का शिक्षा हम घर से ही देंगे, लेकिन हम बोलेंगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे, हमें अपने व्यवहार से उसे सिखाना होगा। क्योंकि इस बोलने से तो बच्चे नहीं सीखेंगे, तो जरूरी हम जानते हैं। और हमने जो सीखा है अपने माँ बाप को देख के सीखा है, तो कैसे पूजा करते थे, कैसे बड़ों का सम्मान करते थे, कैसे घर में अतिथि सत्कार होता था। लेकिन आजकल वो सब नहीं है। कोई अतिथि आया तो बाहर से पिज्जा ऑर्डर हो गया, बाहर का आता है, घर का वो सब नहीं रह गया। तो ये सब बहुत बदलाव आया है। टीचर की जिम्मेदारी टीचर की नहीं है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और मैं अभी हाल में एक शादी समारोह में गई थी, वहां पर 3-4 शिक्षिका थी जो सरकारी स्कूल की थी, और उन्होंने इतनी मासूमियत से, इतनी मायूस होकर बताया कि हम लोग का जो जिम्मेवारी है, पढ़ाई छोड़कर बाकी सब लादा गया है हमारे ऊपर। जनगणना में हम लोग को लाया जाया है, मतलब बहुत कुछ है। वो लोग बता के एकदम दुखी हो रही थी कि हम लोग का बात का कोई वैल्यू नहीं है, और बच्चे जो बोलते हैं उसे ही सत्य मान लिया गया है। और इससे क्या होता है कि हम लोग का ध्यान इस पर रहता है कि बच्चे हमसे नाराज ना हो, हमारे विरुद्ध कुछ बोले नहीं। तो पढ़ाई से ज्यादा वो लोग बच्चों नाराज नहीं है, इस पे ज्यादा ध्यान देने लगे। बिल्कुल हाँ, सही, एकदम सही। तो टीचर सरकार को इसके लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए, कठोर नियम बनाना जरूरी है। तो उसके लिए ये देखना होगा कि स्कूली शिक्षक जो मापदंड है, सरकारी स्कूल का, निजी स्कूल का, वो मापदंड पर एकदम खरा उतरे। क्योंकि अगर मापदंड पर सही नहीं उतरेगा तो हम लोग जितना भी करेंगे वो सब सफल नहीं होगा। और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रोजगार में कैसे आगे आए, उसे वो सभी हम लोग स्कूल से ही सिखा सकते हैं। और टीचर का जो कभी कभी देखते हैं निजी स्कूल है, वो लोग का फैशन थोड़ा अलग रहता है, जो सही नहीं है। क्योंकि बच्चों का दिमाग में वो सब अच्छा नहीं लगता है। उन्हें सम पोशाक में जाना चाहिए स्कूल, ताकि बच्चे उससे सही जानकारी ले सके और सहजता से अपनी माँ से जैसे सहजता से बच्चे मिलते हैं, उसी सहजता से वो अपने टीचर से भी मिले और अपनी मन के बात को बोल सके। तो सरकार को ये सब बहुत कुछ करना होगा, देखना होगा कि निजी स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों स्कूल के मापदंड पर खरा उतरे, तभी हमारे नैतिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में और शैक्षिक जीवन में बदलाव आएगा। इसके लिए हम सबको सहयोग देना होगा, कोई एक जिम्मेदार नहीं है, हम सभी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम हैं तो परिवार है, परिवार है तो समाज है, समाज है तो राष्ट्र है, और हम सब एक राष्ट्र है। तो हम सबका परिवार, सबका सहयोग चाहिए, सबका बहुत सही चाहिए। कहा आरती जी ने। वैसे एक बात सच है, आजकल टीचर को पास बच्चे करते हैं। अगर डेमो क्लास में हुआ, बच्चों ने कह दिया टीचर नहीं पसंद तो टीचर रिजेक्ट। हमारे टाइम में तो ऐसा कभी भी नहीं था। टीचर बोल रही थी, टीचर मुझे बता रही थी। मैंने सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई उस 10 साल के बच्चे को इतनी अकल है कि कौन टीचर सही है कौन टीचर गलत है। पर ट्रेडिशन ये चल रहा है, ट्रेडिशन ये चल रहा है। तो हमारे टाइम में पेरेंट्स कहते थे टीचर्स को कि बच्चे को खींच के रखना। हम कहते हैं कि बच्चे को हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कुमार विश्वास से एक पत्रकार ने पूछा कि आजकल हम लोग जितना पढ़ के आए हैं, लेकिन आप लोग के जैसे हम लोग की अभिव्यक्ति क्यों नहीं है? क्या आप भी अपने बचपन में पिटाते थे? कुमार विश्वास ने बड़े प्यार से कहा, पिटाते थे तो मत ही पूछो, जूता अभिषेक होता था, पिटाई पड़ता था। तो आजकल के बच्चे तो पिटाते ही नहीं है, कुटाते ही नहीं है, तो क्या सीखेंगे? इसीलिए वो हावी होते बच्चे करते ऊपर। अरे उन्होंने बच्चों को क्या है, ना सुनने की आदत नहीं है। किसने दी? हम लोगों ने दी है। नहीं तो किसने दी है? वो हम लोगों ने दी है। अगर कोई डांट दिया तो हम उसी से लड़ बैठते कि मेरे बच्चे को बोला क्यों। पहले था कि हम ही लोग को पिटाई पड़ता था कि तुमने जवाब क्यों दिया। तो देखिए, ना सुनने की आदत ना होने से वो मनोवैज्ञानिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि वो जीवन का ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। नहीं, कारण है कि आपने बच्चे को संघर्ष करना नहीं सिखाया। वही बात आपने उसको प्रोटेक्टेड करके इतना प्रोटेक्शन में रखा है, तो उससे बाहर जाएगा। अभी आर्थिक मंदी अमेरिका में हुआ, मैक्सिमम लोग सुसाइड कर लिए। जिनकी नौकरी गई सब मर गए। क्योंकि कम में जीने की आदत नहीं है, आरती जी के जवाबों का समीक्षा यही है कि बात यह है कि सभी उम्मीद शिक्षक से क्यों लगाए।
क्योंकि ये मसला गंभीर है, खासकर उनके संख्या और योग्यता दोनों पर सवाल है। शिक्षक की संख्या और योग्यता दोनों पर सवाल है। ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें कथित शिक्षक ने बीएड या डीएलएड की फर्जी डिग्री लेकर नौकरी हासिल की है। इसमें सरकार को हर तरह से कठोर नियम लागू करना चाहिए। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सरकार के ही लोग तो मिले हुए हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट को जो वेरीफाई हैं, जो उसको पास करते हैं, वो सब मैं तो खुद एग्जाम्पल में जानती हूँ। हमारे यहाँ ये चीज उन्हीं के भाई बंधु भतीजावाद चलेगा तो क्या होगा? वही तो है। मैं भी जानती हूँ, सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं, बट क्या सब जानते हैं, पर हम करते कुछ नहीं है। देखिए, करते कुछ नहीं है बस। तो यही बात है कि हम करें क्या? इस चौपाल से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको जगा सकते हैं। हम चौपाल से केवल दिमागी कसरत करते हैं। हाँ, दिमागी जो लोग दिमागी काम करना चाहते हैं कर रहे हैं, तो उनके विरोध में सारे लोग बैठे हैं। जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में, चाहे किसी भी क्षेत्र का, उनके विरोध में पटना में और शिमला में बैठकें चल रही हैं पूरे क्योंकि ईमानदार आदमी को भगा देना है, क्योंकि खाने के लिए ईमानदार मिल नहीं रहा है। ईमानदार आदमी को हम काम ही नहीं करने देंगे, हम काम ही नहीं करने देंगे ना। ईमानदार यहाँ तो बंदर बांट की आदत पड़ी हुई है। और भारत जैसा विचित्र देश जहाँ जमानत पर निकले हुए लोग, सजा याफ्ता लोग सरकार बना रहे हैं, कितना हमारा दुर्भाग्य है। तो वोट लेके जिता कौन रहा है? बदल जाएगा, सरकार को मत, ये शिक्षा की बात कीजिए। बदल रहे हैं। देखिए, घोटाला शिक्षा में भी है, शिक्षा घोटाला है, मेधा घोटाला है, आप इससे नहीं बच सकते हैं। करें क्या? अपने बच्चे को नैतिक शिक्षा दीजिए, संस्कारिक शिक्षा दीजिए, और अपने बच्चे को ऐसा समझाइए कि आपका जो एथिक्स है, आपका जो सिद्धांत है, उस पर आप बने रहिए, चाहे जो हो जाए। हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अगर हम लोग अपने एक एक बच्चे को भी सुधारेंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। देखिए, मैंने अपने किसी भी संतान को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम हिंदी वाले, हिंदी में पढ़ना है। वो भी रोटी वही खाएगा जो वो रोटी खाएगा। मैंने तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, पर हिंदी की इतनी परफेक्ट शिक्षा दी कि गलत हिंदी नहीं बोलोगे, और उसने बात मानी। बहुत बढ़िया हिंदी बोलता है, और जबकि हमारे बंगाल की हिंदी कैसी है वो आप लोग जानते हैं। और इसके अलावा अच्छी बातें सिखाई अपनी तरफ से। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, पर अगर हर माँ अपने बच्चे को सही शिक्षा देगी तो देश सुधरने में देर कितनी लगती है? कुछ देर में। सही बात है। नहीं, मैंने तो यही शिक्षा दी, प्राण चल जाए लेकिन चोरी चमारी मत करियो बेटा, ईमानदार रहना। और मुझे गर्व है कि अगर आप मेरे बेटे को 1 करोड़ रुपया भी दे दीजिए तो भी वो अपना ईमान नहीं बेचेगा। ये हमारी परवरिश ये है। सीखते हैं, सिखाना मैंने चाहिए। देखा, मैंने हमेशा उनको शिक्षाप्रद कहानियों की किताबें दी पढ़ने के लिए। खेलो लेकिन शिक्षाप्रद कहानी भी पढ़ो, कुछ गलती हो जाए तो उसको माफ करना सीखो। और झगड़ा मारा पीटी से नहीं, आग से आग नहीं बुझता है, मारा पीटी से कुछ सुधार नहीं होगा। शिक्षा भी, ये नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। संस्कृत हटा दिया, नैतिक शिक्षा हटा दिया, मित्रों का खेल हटा दिया। जो लोग कबड्डी खेलते थे तो हार जीत सीखते थे ना, अब हार जीत सीखना ही बंद कर दिए हैं। तो सुसाइड तो करबे करेगा, हार गया, अरे लूजर है 20 बार चिढ़ाता है। टीचर उसको कुछ बोलती नहीं, टीचर भी आके बोल जाती है, हाँ तो लूजर है कह दिया तो क्या हो गया। अरे आप समझाइए, जीत हार एक खेल का हिस्सा है। तो कल हम जीतेंगे। जी, तो ये विषय बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। इसका कोई अंत नहीं है। मैं समय का अभाव देखते हुए इस कार्यक्रम चौपाल को यही विराम देते हुए सभी प्रतिभागी को पुनः धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम मंच की संस्थापिका मंजू भारद्वाज जी को ऐसे स्मरणीय कार्यक्रम करने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। सभी सुधीजनों का आभार। और जाते जाते कहना चाहते, शिक्षा ही मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करती है। शिक्षा ही मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सा माँ सा विद्या या विमुक्त। ये बिना शिक्षा के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जो शिक्षा प्रणाली दूषित होते जा रहा है
उसे हम कैसे सुधारें, इसी चर्चा को अपने में रखते हुए, सोचते हुए मैं आप लोग से विदा लेती हूँ। विदा लेते हो और सबको फिर प्रणाम। इसके सभी लिए को आप सभी को बहुत नमस्कार। सभी को बहुत आभार, आप लोगों ने सबको इतना बहुत समय आभार। दिया। सभी को बहुत सबको आभार और नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मंजू जी को बहुत बहुत अच्छा, आभार, इतना अच्छा बहुत कार्यक्रम अच्छी रखती चर्चा है। रही। हाँ, बहुत अच्छा चर्चा का विषय रहा। जी, तो सबको फिर इस बहुत रचना आभार, को, इस प्रणाम। प्रोग्राम फिर को मिलते आगे हैं, बढ़ाएंगे हम लोग। फिर अगली चौपाल में मिलते हैं। मिलते हैं, लेकिन इस समस्या को सुधारने की कोशिश करें अगले चौपाल में भी। क्या करना चाहिए, ये एक प्रश्न है, क्या करना चाहिए। और क्या करना? जो हमारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी, जो बच्चे हमारे नींव वही कमजोर हो जाएंगे, तो आगे क्या होगा। जी, बहुत तो भविष्य इनमें ऐसे है कि हम तो अपने बच्चे को पाल लिए, हाँ। लेकिन भाई अगला अभी जनरेशन है। अभी शिशु वर्ग आ रहा है, जी तो अभी वो ज्यादा ही मतलब आगे इतना कमजोर हो चुकेगा कि जी किसी की डांट नहीं सह सकता, किसी तो की ये उनके, जी। देखिए आज का वातावरण इतना बदल गया है कि अपने बच्चों को पालना उनके माता पिता का काम है। ग्रैंड नहीं, आज पेरेंट्स का उद्देश्य जानते हैं इंटरफेयर, क्या है? बच्चे को ऊंची हाई मतलब लेके बस पढ़ाई करवा के खूब पैसा, करोड़ों की नौकरी मिल जाए, एक उद्देश्य सबका यही रह गया है, यही है और कोई नहीं। और सारी वैल्यू खत्म। बस। अब मेट्रो बस सिटी में घर मिल जाए, मेट्रो हाँ, सिटी में घर मिल जाए, और और सिटी नहीं, विदेशों में जाके बहुत पैसा, विदेश में जाए, हाँ यूएस विदेश में जाए, कनाडा में जाए, भारत में में, तो रहना ही नहीं चाह रहा है। हाँ। जी ये एक समस्या बहुत बड़ी है, मेंटेलिटी बहुत खराब हो चुकी है, क्या किया जी, जाए। तो अच्छा जी, इसके लिए कार्यक्रम को विराम देना चाहिए, अब जी समय हो गया है। जी, तो वही मैंने फिर कहा था, हाँ, बिना धन्यवाद शिक्षा आप के लोगों का, जीवन की बहुत कल्पना अच्छा नहीं है, की जा सकती। अच्छा लगा आप तो जो लोगों से। शिक्षा प्रणाली दूषित होते जा रही है, उसे हम कैसे सुधारेंगे, इस प्रश्न को अपने साथ लेते जाते हुए समापन कर रही हूँ। ये प्रश्न प्रश्न ही रहेगा। जी जी, प्रश्न प्रश्न जी ठीक है। थैंक यू चरण जी, बहुत अच्छा लगा हमें आप लोग का मन, बहुत जी, अच्छा। धन्यवाद आपसे भी पहली राज, बार मिली, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। जी। कहाँ रह गए? बंद कैसे होता है? हमको बताना, बताना किस पे अरे लाल
How is it?